आज जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो है कि डेटा लिखते कैसे हैं। दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा लिखना कैसे है, अच्छी हैंड राइटिंग में कैसे लिखना है, आप ऐसा समझ लें। अगर कोई चीज आपने लिखी है और उसकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो पढ़ने वाले को समझ नहीं आती, चाहे आपने ठीक ही लिखा हो। वो कहेगा पता नहीं इसने क्या लिखा हुआ, कोई समझ नहीं आ रही, ऐसे कीड़े मकोड़े से लगे हुए हैं। लेकिन अगर उसी डेटे को आप एक प्रॉपर वे से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो वो पढ़ने वाला फौरन कहता है जी बस ठीक है, बहुत सब समझ आ गया। एग्जैक्टली डेटा हम किस तरह से प्रॉपरली जो है वो प्रेजेंट किया करेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, when the suitable statistical data have been collected, the next step is the consideration or the presentation of data so that valid inferences can be drawn. देख के ही डेटे को क्या पता चल गया सब, इस डेटे में क्या है। हमें डेटा ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, किसी को साथ बिठा के समझने की जरूरत ना पड़े हमें। हम डेटा देखें तो हम क्या जी सब समझ आ गई कि ये क्या चीज लिखी हुई है, आपने डेटा हमें ऐसे प्रेजेंट करना है। कौन कौन से प्रेजेंटेशन मेथड हमारे इस कोर्स में शामिल है जो कि हमने डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन मेथड्स में जो हमारे इस कोर्स में शामिल हैं वो आ जाते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक टेबल बनाएंगे हम और इस टेबल की मदद से हम डेटा प्रेजेंट करेंगे। सेकंड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफ की मदद से, कुछ पिक्चर की मदद से, डायग्राम की मदद से। अक्सर हम देखते हैं अपने टीवी चैनल्स पे कोई क्रिकेट मैच के दौरान वो बजाय इसके कि वो बताएं कि जी कितने रन हुए हैं कितने ओवर्स में, वो एक ग्राफ सी लाइनें सी ऐसे करके दिखा देते हैं और पढ़ने वाला फौरन समझ जाता है कि ये सब चीजें जो हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं। इसी तरह से ये जो कोविड हमारे पूरी दुनिया में बल्कि आया हुआ है, अगर आप पाकिस्तान का 2 साल ऑलमोस्ट 1.5 साल तो हो चुका है कि अगर आप उस कोविड के डेटे को देखें तो आपको वो जो कोविड का डेटा है अगर यहाँ पर डेज लगे हुए हैं तो इस तरह से आपको वो चीज जो है वो नजर आती है ऐसे करके। तो आप ये वो नहीं कह रहे थे फर्स्ट वेव सेकंड वेव आपको याद होगा कम थी, थर्ड वेव ज्यादा हाई पीक पे गई थी और आजकल फोर्थ वेव चल रही ऐसे करके ना। तो आप मेरा ख्याल है कि 1.5 साल का डेटा 1.5 मिनट में भी गैस कर सकते हो कि किन किन दिनों में जाके ये कोविड की डिजीज पाकिस्तान में कोविड केसेस ज्यादा हो गए और किन में कम है। तो अगर आप कभी नेट पे जाके सिर्फ इतना लिख देना कोविड डेटा फॉर पाकिस्तान करके तो आपको ये ग्राफ नजर आ जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही तो है कि डेटे को किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है कि देखने वाला फौरन इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को समझ सके। तो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताई जाएगी। फिर स्टेम एंड लीफ, इसमें एक इस प्रेजेंटेशन में एक प्रॉब्लम आएगा, एक डिसएडवांटेज कह लें, और हम कहेंगे जी अगर हम ये डिसएडवांटेज रिमूव करना चाहें तो हम कहेंगे फिर इस मेथड से आप डेटे को प्रेजेंट कर लें, स्टेम एंड लीफ, तना और पत्ते, उसी तरह का कुछ ग्राफ बनता है। तो इसलिए तो 3 प्रेजेंटेशन मेथड्स हैं। अब एग्जाम में इनके रेलेवेंट, जाहिर है कि आपका एमसीक्यूज पेपर है तो इनके रेलेवेंट ही प्रॉब्लम एग्जामिनर पूछता है। जाहिर पूरा पूरा तो नहीं पूछेगा, देख साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस टॉपिक के रेलेवेंट एग्जामिनर हमें क्या पूछ क्या सकता है। चले जी अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस एग्जांपल में उसने हमें डेटा प्रेजेंट करने के लिए कहा है तो वो कौन सा मेथड है जिसकी मदद से हम डेटा प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन है कंसिडर द डेटा अबाउट जेंडर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो डेटा रिकॉर्ड किया गया है स्टूडेंट्स की जेंडर का, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है ना, स्टूडेंट्स एज नहीं पूछी, उनका वेट हाइट नहीं पूछा, उनकी पॉकेट मनी मार्क्स नहीं पूछे, उनकी जेंडर पूछी हुई है। और डेटा है पहले स्टूडेंट ने कहा जी वो मेल है, सेकंड स्टूडेंट का डेटा के मुताबिक वो फीमेल है, मेल है और फीमेल है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो डेटा सेट है ये क्वालिटेटिव है, याद है ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा। तो पहला डेटा जो कि आपको इस वक्त नजर आ रहा है वो बेसिकली है
क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? क्वेश्चन है, कहता मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पहला मेथड है। पहला मेथड पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कहता जरा इसकी मदद से डेटा कैसे प्रेजेंट करेंगे। फिर उसने एक कैलकुलेशन हमें कही है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। ये क्या होती है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। अभी आपको फ्रीक्वेंसी का वर्ड नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। और उसके बाद वो कहता है जी कि अगर इसी डेटे का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब थोड़ा सा आप अमेजिंग होंगे कि जी ये तो मेल फीमेल लिखा हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है? हमने तो नहीं देखा। एक चीज एक्स एक्सिस होती है, एक चीज वाई एक्सिस होती है। तो इसमें एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, किस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे। नंबर हूं वो तो चले ठीक है कि जी एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई एक्सिस पे 15 है, लेकिन यहाँ तो न्यूमेरिक्स है ही नहीं। ठीक है ना? तो देखते हैं कि कैसे हम इसको अपने ग्राफ की मदद से जो है वो प्रेजेंट कर पाएंगे इस डेटा सेट को। तो सबसे पहले बड़ा सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, कि हम जो पॉसिबल रीडिंग्स आ रही हैं, जैसे मेल और फीमेल दो ही आ रही हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है। आप इन पॉसिबल रीडिंग्स को, जो कि दो हैं इस वक्त, तो आप उसको एक कॉलम बना के लिख देंगे। अगर ये कलर होते रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट तो 4 आ जाने थे, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट, है ना, इस तरह से करके। लेकिन अब चूंकि ये सिर्फ 2 ही पॉसिबल रीडिंग्स हैं, तो आपने 2 पॉसिबल रीडिंग एक कॉलम में लिख दी। उसके बाद काउंट किया कि इस पूरे डेटा सेट में टोटल मेल कितने हैं। काउंटिंग में वो 7 थे, आपने इसके गेस लिख दिया। फीमेल एक दफा तो डेटा रीड करना पड़ेगा, फीमेल कितनी है 3, उसके अगेंस्ट लिख दिया। स्टैटिस्टिक्स में कोई वैल्यू कितनी दफा डेटे में आ रही है उसको फ्रीक्वेंसी लफ्ज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑकर इन द डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी क्लास में 35 मेल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी क्लास की मेल फ्रीक्वेंसी 35 है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ मेनी। और स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी के लिए रिजर्व नोटेशन है एफ। जब भी कहीं आपको एफ लिखा हुआ नजर आएगा स्टैट्स के पेपर में, आप कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी है। हमें पता फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी दफा कोई वैल्यू आ रही है। और अब आप याद करें कि जो मैंने आपको पिछली एक एक्सरसाइज करवाई जिसमें मैंने एक्स और एफ लिखा था, वो वहां फ्रीक्वेंसी ही था। और मैंने कहा था कि खास रीजन की वजह से मैंने इसको एफ लिखा है, बाद में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप अगर कोई क्वालिटेटिव डेटा हो, जितनी पॉसिबल वैल्यूज उस डेटे में आपको नजर आ रही हैं वो आप लिख लेंगे, और इसके अगेंस्ट उनका नंबर मेंशन कर देंगे, और उस नंबर को फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल लेटर एफ के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ले जी, ये टेबल तैयार हो गया बस। अब देखें इसका फायदा, या इस वक्त तो खैर इतना नहीं है। अगर मैं वैसे आपको किसी स्टूडेंट को एक कहूं कि ऊपर जो आपको डेटा दिया गया है इसमें मेल की तादाद कितनी है, वो कहता है कि सर अभी ठहर जाए मैं जरा गिन के बताऊं। लेकिन अगर उसने टेबल बनाया हुआ है तो मेरे ख्याल मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि मेल की तादाद कितनी है, मैं खुद ही देख लूंगा 7 है, मैं खुद ही देख लूंगा 3 है। ये आपके पास टोटल है, दो तो टोटल 10 स्टूडेंट्स का डेटा सेट है, या क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मुझे किसी से पूछने की या ढूंढने की जरूरत है, मेरे सामने तो पड़ी है सारी इंफॉर्मेशन। तो यही तो हम कह रहे हैं कि डेटा ऐसे प्रेजेंट करें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि जी इस डेटे में क्या लिखा हुआ है, या हमने क्या पढ़ना है, या क्या ढूंढना है। ढूंढना क्या है, उठा के रखा हुआ है। ये तो ऐसे ही है कि आप ढेर में कोई चीज रखें और हर दफा कहेंगे वहां से ढूंढ के लाओ, तो क्यों नहीं आपने टेबल की टॉप पे तरतीब से रखी हुई चीजें, ये लें, सब नजर आ रहा है आपको, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अच्छा, आगे उसने कहा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तो हम देखते हैं कि इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करना है, और फिर हम देखते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन, या इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के तो मीनिंग हो गए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑकर्स इन द डेटा। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसके क्या मीनिंग क्या होते हैं। एक तो इसके लिए कोई फिक्स नोटेशन नहीं है, होता ना, जैसे मैंने आपको बताया मीन के लिए एक्स बार की नोटेशन है, वो उसके लिए रिजर्व है। यहां पर हम एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं आर एफ।
R for relative, F for frequency. relative frequency, relative frequency अगर किसी भी की कैलकुलेट करनी हो तो F यानी कि उसका F डिवाइडेड बाय समेशन F। अब आपको समेशन करनी आती है, ये समेशन F। इस क्लास की आपको अगर relative frequency कैलकुलेट करनी हो, 7 is the frequency of that class divided by the total which is 10, तो relative frequency आ गई। next, frequency of that class divided by the total, जो कि फार्मूला क्या है, F divided by summation F, यह है relative frequency का फार्मूला। अब एग्जाम में ऐसे ही एक टेबल सा दे देता है एग्जामिनर खुद ही बना के, लाइक 1 नंबर का, और वो कहता है व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फीमेल। अब देखें, आपको 1 मिनट पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वर्ड नहीं पता था और आपको यही क्वेश्चन होता तो आपने कहना था पता नहीं ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब आपको पता है कि जी जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो उसके नंबर को टोटल से अगर आप डिवाइड करते हो, टोटल फ्रीक्वेंसी से, टोटल नंबर से, तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। तो फौरन कहना था ये तो बड़ा आसान था उस वक्त जब आपको आता था, ठीक है ना। जब ये कोर्स आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें स्किप करेंगे कि पता नहीं ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। और एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम, 1 नंबर का वो टेबल देके कह देता है इस फीमेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दें, F ओवर समेशन F। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग जो है, मैं पहले F के मीनिंग जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं। डेटा में अगर टोटल 10 रीडिंग्स हैं या 10 रिस्पोंडेंट्स हैं, ऐसा कह लें, 10 में से 7 जो है वो मेल है, 10 में से 3 जो है वो फीमेल है, 10 में से लफज बोल रहा हूं, ठीक। अब जरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाए। अगर डेटा में, पूरे डेटा में टोटल सिर्फ एक स्टूडेंट हो, सिर्फ एक, उस एक स्टूडेंट में से 0.7 स्टूडेंट जो है वो मेल है और 0.3 स्टूडेंट जो है वो फीमेल है। बिल्कुल ऐसे जैसे 10 में से कहा, 10 में से 7 मेल, 10 में से 3 फीमेल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, the sum of relative frequency is always 1। ये एग्जाम का एक और क्वेश्चन था, आया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नीचे लिखा होता ऑलवेज 0, ऑलवेज 10, ऑलवेज 1, इट डिपेंड्स अपॉन डेटा। नो, ऑलवेज 1 ही होगा। रीजन बड़ी सिंपल है। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो देखें, इसमें पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.7 जिसे मैंने लिखा था वो था 7/10, दूसरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 3/10। अब ये बात तो आपको क्लियर है, डिनोमिनेटर में एलसीएम 10 ही आएगा। अब न्यूमिनेटर में देखिएगा कि न्यूमिनेटर में होगा क्या, कि जी एक सेल की फ्रीक्वेंसी आएगी फिर दूसरे सेल की भी आएगी, तो दोनों सेल की फ्रीक्वेंसी टोटल तो टोटल ही बनेगा ना, तो फिर 1 नहीं आना। ये तो ये नहीं कि इस डेटा में आ गया शायद अगले डेटे में नहीं आएगा, भाई क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ऑलवेज 1। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि जी अगर डेटा में टोटल एक स्टूडेंट हो तो एक में से 0.7 मेल है और 0.3 फीमेल है, ये जरा थोड़ा सा नॉनसेंस सा लगता है। बिल्कुल सही है, ये नॉनसेंस सा लगता है, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना अकाई, अकाई यूनिट, एक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रोल प्ले करता है। कैसे? अगर आपको डाउटफुल हो रहा है तो क्या करें, पहले आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, जो कि टेक्निकली क्या है, आउट ऑफ 1 है। वो जो भी आंसर है, जैसे 0.7 है, ये आउट ऑफ 1 है। अगर आप इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से ज़रब दे दें तो ये बन जाती है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 100। ऐसे ही है ना, 70% मेल है और 30% इस डेटा में फीमेल है। अक्सर हम बात करते हैं
ये है एक्चुअल नंबर में डेटा बोलना और ये है परसेंटेज फॉर्म में डेटा बोलना। अब मैं बीच में से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आपको समझाना चाहता था कि इसका अब फायदा देखिएगा जरा क्या है। फॉर एग्जाम्पल चलें, ये तो मैंने ऐसे मेल और फीमेल की आपको एग्जाम्पल दिया है ना। लेट्स सपोज ऐसे ही मैं कहता हूं कि एक टीचर था, उसने एक स्टूडेंट का पेपर मार्क कर दिया। टोटल नंबर उसको पता चले, टोटल मार्क्स जो हैं वो पेपर के, उसने जो मार्क किया पेपर वो 10 नंबर में से मार्क कर दिया। उसने कहा ये पेपर के 10 नंबर हैं और मैं 10 नंबर से इसकी मार्किंग कर देता हूं। मार्क्स जो स्टूडेंट के आए, मार्क्स ऑब्टेन्ड कह दें, वो 7 नंबर आए 10 में से। टीचर ने उसके पेपर के ऊपर ये रिजल्ट प्लेस कर दिया। दैट्स ऑल। 7/10 अक्सर ऐसे होता है, 10 में से 7। बाद में उसको ये बताया गया टीचर को कि भाई आपने तो गलत मार्क कर दिया पेपर। बोले हाँ, ये 10 नंबर का पेपर नहीं था, ये 15 नंबर का पेपर था। आपने तो स्टूडेंट को 10 में से नंबर दे दिए। और सपोज करें कि ये बहुत बड़ी क्लास का पेपर था, यानी कि उस क्लास में कोई 200-300 स्टूडेंट थे, छोटा सा पेपर था 10 नंबर का। सब टीचर ने अपना तो काम फिनिश कर दिया। उसने कह दिया जी कि मैं तो पेपर सारे मार्क कर दिए, लेकिन वो बाद में उसे बताया गया कि ये यार ऐसा नहीं है, ये 10 नंबर का नहीं था, ये तो 15 नंबर का पेपर में से आपको मार्क करना था। अब सारे दोबारा मार्क करो, 15 नंबर समझते हुए मार्क करो। वाकई ये तो काम उसका बहुत लेंथी हो गया। आप उसी पेपर को जो उसने 10 नंबर में से मार्क किया हुआ है, आप उसे एग्जैक्टली कन्वर्ट कर सकते हो कि 15 में से। अगर उसने 10 में से 7 नंबर लिए हैं, ये मार्क्स अगर 10 की बजाय 15 होते तो उसके कितने नंबर बनते हैं? आप सिंपली कन्वर्जन कर दें। क्या करें, 7 नंबर उसने लिए हैं कितने में से, टोटल कितना है 10। कह सकता हूं ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला काम नहीं हो गया, पार्ट हो। ये आपने उसके नंबर बना दिए हैं आउट ऑफ 1। ये उसके नंबर बन गए एक में से उसके 0.7 नंबर आए हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 से, तो ये उसके नंबर बन जाएंगे आउट ऑफ 15, 15 में से, जो कि अगर आप करें तो ये महज 10.5। तो क्यों दोबारा सारा काम करना? अगर उसके 10 में से 7 नंबर हैं और पेपर 10 की बजाय 15 का है, तो ये 7.5 नंबर जो है वो 10.5 नंबर बन जाते हैं। उसके कन्वर्ट करके कह दे ले जी 400 के 400 पेपर के स्टूडेंट रीमार्क करने की बजाय 400 पेपर्स को रीमार्क करने की बजाय मैंने सारे के सारे जो हैं वो मैंने कन्वर्ट कर दिए। ठीक है ना, कन्वर्जन मैंने उनके पेपरों के नंबरों की कर दी है। तो आउट ऑफ 1 कर लेना ये बड़ा बेनिफिट में है। और फिर जिधर भी आपने इसको लेके जाना हो, जिस साइड पे भी, आप उसको कंपैरेटिवली कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसकी एक और एग्जांपल जरा देखिएगा, बड़ा सिंपल सी चीज है लेकिन बड़ा इफेक्टिव है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है, जहां से मेरा ताल्लुक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पर हमारा ना CGPA सिस्टम है, यानी कि हम बच्चों को जितने भी नंबर होते हैं उनके पेपर्स के, हम उनको 4 में से नंबर देते हैं। यानी कि उनके, हमारा एक सिस्टम है, हम उसको कन्वर्जन कर देते हैं और बच्चों को हम 4 में से एक्चुअली नंबर देते हैं। इसको हम CGP कहते हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। सॉरी। उधर बच्चे PhD के लिए एडमिशन के लिए आते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपकी मिनिमम 3 CGPA होनी चाहिए आउट ऑफ 4। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 आउट ऑफ 4। एक बच्चा आया हमारे पास एडमिशन के लिए कायदे-आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। वो कहता है जी कि मेरी जो CGPA है ना वो 3.4 है। अब हमारी यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक तो ठीक है, मिनिमम 3 होनी चाहिए, उसकी 3.4 है। लेकिन कायदे-आजम यूनिवर्सिटी जो है वो भी सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन वहां जो CGPA बनती है वो आउट ऑफ 5,
वो देते हैं। अब वो भी वैसे आउट ऑफ 4 जाने लगे हैं, क्योंकि सारे पाकिस्तान में आउट ऑफ 4 था, सिर्फ कायदे आजम आउट ऑफ 5 जा रहा था। अब बच्चा कहता जी मेरे 3.4 तो हैं, लेकिन हैं ये आउट ऑफ 5। यूनिवर्सिटी कहती है जी हमें 3 चाहिए आउट ऑफ 4। अब पता नहीं ये कितने हैं। तो हमें बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंट को कह दिया यार ये बड़ा इशू आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रही कि अगर उसके 3.4 आउट ऑफ 5 हैं तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो बच्चा। तो हमने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, 3.4 आउट ऑफ 5 यही है ना, और ये बन गया आउट ऑफ 1। 3.4 आउट ऑफ 5 का मतलब है हमने उसको बना लिया है आउट ऑफ 1, मल्टीप्लाई विद 4 कर दिया, और ये उसके नंबर बन गए आउट ऑफ 4। जाओ यहां लिखते हैं आप, पहले उसे आउट ऑफ 1 बनाए, कितने में से टोटल कितना है 3.4 टोटल 5, ये बन गया आउट ऑफ 1। फिर जिससे यहां जरब दे देंगे उसमें ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर आप इसकी कन्वर्जन करें तो ये बनता है 2.72। इसका मतलब वो बच्चा हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे है, वो बच्चा हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे वो नीचे है। 3.4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 4, तो ये हमारे लिए एडमिशन के लिए नहीं है उसके, क्योंकि हमारे सिस्टम के मुताबिक उसकी 2.72 बनती है। ये आपके बिजनेस में बाकी प्रॉब्लम्स में बहुत जगह आपको फेस करना पड़ता है कि जी ये इतने में से है, लेकिन अगर ये इतना हो जाए तो बताएं अब क्या बनता है। कन्वर्जन करेंगे, पहले इसे आउट ऑफ 1 लेके जाएंगे, एंड देन जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई, जो कि एक बेसिक कैलकुलेशन है परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है ना, आप ये कहिए डायरेक्ट, मैं अगर आपको कहूं कि कितने परसेंट मेल हैं तो आपने कहना था 7 है, 10 में से ज़रब 100। ठीक है ना, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये कैलकुलेट आपने किया क्या है बस, और ये को अपने लिए फिक्स ना कर लें यहाँ 100 ही लिखना है, जैसे मैंने अभी कहा है वो जो भी नंबर हो, लेकिन उसे पहले आउट ऑफ 1 कर लें, फिर जिस नंबर में मर्जी ले जाएं। तो वकाई यूनिटी, यही मैंने लफ्ज बोला था कि यूनिट बना के ना बड़ा आसान हो जाता, फिर जिस साइड पर हमने मूव करना हो हम कर लेंगे। तो टेबल उसने बनाने के लिए कहा, मैंने तो वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है जो इस डेटे के मतलब आपके कोर्स में है। अब एग्जाम में क्या आता है, हो सकता है आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ ले, हो सकता है आपको सम पूछ ले कि व्हाट इज द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हो सकता है आपको सिर्फ परसेंटेज पूछे। तो बहरहाल ये 3 चीजें मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी कि हाउ टू, व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर, हाउ मेनी, काउंट। उसके बाद उसने कहा है कि इसका आपको ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ मैं कहता आता हूं कि जो ग्राफ होता है वो डेटे का फास्ट फूड होता है। फास्ट फूड जल्दी से तैयार हो जाता है ना, यस, हेल्दी नहीं होता, लोग उसको प्रेफरेबली नहीं करते, कहते बस ठीक है गुजारा। तो डेटे को जब आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हो जल्दी से बन जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होता कि आप उसमें बहुत ज्यादा डिटेल देख सकते हैं, लेकिन एक जल्दी से एक ओवरलुक, एक जनरल पिक्चर जरूर आपको इस ग्राफ की नजर आती है। अब इस डेटे का ग्राफ बनाने के लिए जो आपके पास डेटा था जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक नोट किया गया, जेंडर, इसे 2 ना कहें, ये उस कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरीज कह दें। जैसे फ्लावर का कलर वो एक कैरेक्टरिस्टिक नोट किया है, प्राइस दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसका, काउंट तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो कलर है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट हो सकता है, वो उसकी आगे समझ लें कैटेगरीज हैं। ठीक, अब आपके पास सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है एंड दैट इज जेंडर। वो जो कैरेक्टरिस्टिक है जेंडर का वो आपने ले लेना है एक्स एक्सिस पे, जेंडर, और दूसरी जो वैल्यू आपने ड्रा करनी है वो है फ्रीक्वेंसी, वो वाई एक्सिस पे, हाउ मेनी, कितने हैं। अब इसकी चूंकि जेंडर की 2 कैटेगरीज हैं, यहां आप लिख लेंगे मेल द फर्स्ट, और जितनी मर्जी दूर जाके फीमेल लिख लें, क्योंकि कोई न्यूमेरिक्स तो है नहीं कि वैसे हम कहते हैं ना 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, तो वो तो कोई है नहीं न्यूमेरिक।
आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये लिख लिया। अच्छा, वाई एक्सिस पर आपको फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है। अब हम देखते हैं कि डेटे को प्रेजेंट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है वाई एक्सिस पे, वो हमने 7 तक जाना है। कोई रूल तो नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि कट पॉइंट्स लगाएं। इसे मैं कट पॉइंट कह रहा हूं, ये कट पॉइंट, ये 4 से 5 होने चाहिए। अब देखिए, अगर फर्ज करें मैं राउंड फिगर में 8 तक चले जाऊं, 8 तक, तो मैं हर दो के कट पॉइंट्स 8 ले जाएंगे, 2, 4, 6 एंड 8। ये नहीं कि 7 तक जाना जी, 8 क्यों लिखना, तो थोड़ा बहुत राउंड फिगर में लिख लेते हैं हम। अगर यही चीज 70 होती, 70, तो मैं शायद 2 लगाना शुरू कर दूं, तो ये तो 35 कट पॉइंट लगने हैं, कितना बड़ा ग्राफ होगा। तो मैं फिर शायद 15 के लगा दूं, 15, 5, 75, 5 लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 से 5। अब डेटा प्रेजेंट करना है, मेल काउंट में 7 है, हम एक बार बनाएंगे और 7 हाइट, यहां तक। यहां से आप बार बनाना स्टार्ट करोगे, विड्थ उसकी अपनी मर्जी से, ख्वाहिश से, एंड दैट्स ऑल। हाइट उसकी वो जितनी उसकी वैल्यू प्रेजेंट करनी है। विड्थ वो आपकी चॉइस है कि जी जरा हेल्दी होनी चाहिए या थिक, वो आपकी चॉइस है। सिमिलरली मेल 3 डेटा प्रेजेंट हो गया। अगर आपको नंबर नहीं पढ़ने आते, जस्ट अ लुक, फौरन कह दिया जी इस डेटे में मेल ज्यादा है और इस डेटे में फीमेल की तादाद कम है। ये जो ग्राफ है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, या आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव नजर आता है जब क्रिकेट मैच में, यहां पर वो शायद ओवर्स उन्होंने दिए हुए होते हैं, इस साइड पे उन्होंने रन्स लिखे हुए होते हैं, और एक टीम की परफॉर्मेंस में वो इस तरह के बार्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं। फौरन आप कहते हो कि जी इस ओवर में ज्यादा रन हुए, इस ओवर में कम रन हुए, ये यहाँ हुआ। आप देख रहे हो कि ये बड़े लो स्कोरिंग ओवर चल रहे हैं, लाइक दिस वन। नजर आता ना। तो ग्राफ का उसी वक्त आपको फायदा होता है जब आपके पास डेटा इन बल्क हो, लॉट ऑफ नंबर्स हो, कुछ समझ नहीं आ रही हो, हम कहते हैं यार ग्राफ ड्रा कर लो। ये तो डेटा को बहुत ज्यादा नहीं था, जस्ट 2 ही तो रीडिंग थी इसमें, तो इसलिए आप कह सकते हो जी कि ये वैसे भी टेबल पढ़ लें, ठीक है, मुझे तो सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि इसका अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कौन सा ग्राफ इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो मैंने इस डेटा सेट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और इस ग्राफ का नाम है सिंपल बार, क्योंकि ये इसमें बार्स हैं, ये बार्स हैं, इसका नाम है सिंपल बार चार्ट। अब वर्ड इसमें सिंपल क्यों है? आसान है। सिंपल से मुराद है कि अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है, जेंडर ओनली, 2 कैटेगरीज हैं उसकी, इसलिए इसका नाम सिंपल है कि व्हेन देयर इज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स टू रिप्रेजेंट, दैट इज जेंडर। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं कि ये सिंपल बार चार्ट है, जिसकी हाइट उतनी ही रखनी है जितनी वैल्यूज को प्रेजेंट करना है, और उसकी विड्थ, ये वाली विड्थ, ये आपकी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी की जी इतनी विड्थ उसकी हो जानी चाहिए, वो किसी के ऊपर मैटर नहीं करती। अच्छा, ये जो बार्स हैं ये मैंने वर्टिकली बनाए हैं। इक्वली गुड है कि अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली बना दें, इक्वली गुड है वो, यानी कि जेंडर इस साइड पे लें और फ्रीक्वेंसी इस साइड पे, तो फिर जो बार्स बनेगी, लाइक, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी जो मर्जी रखें, कुछ ऐसे बन जाएंगे हॉरिजॉन्टल बार्स। तो सिंपल बार चार्ट दोनों तरह से ठीक है, बार्स में भी वर्टिकल और बार्स में भी हॉरिजॉन्टल बार्स, ये दोनों ही सही हैं। अब ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था सिंपल बार चार्ट के रेलेवेंट, और शायद रूटीन में भी आ रहा है, वो आपको ये तो नहीं कहेगा ड्रा द सिंपल बार चार्ट, खत्म नहीं कहेगा। आपने कौन सा पेपर एग्जामिनर को प्रेजेंट करना, वो देख लेगा कि उसने ठीक ड्रॉ किया है। क्वेश्चन पूछ लेता है
which type of graph is appropriate for qualitative data? कहता क्वालिटेटिव डेटा हो कौन सा ग्राफ, अभी और भी पढ़ने हैं, फिलहाल सिंपल बार चार्ट suitable for the qualitative data. फिर which one of the true for the simple bar chart? Which one of the true for the simple bar chart? ये क्वेश्चन लिख रहा हूं एग्जाम में जो आया था, which is true about सिंपल बार, ये क्वेश्चन था कि नीचे में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सिंपल बार चार्ट के लिए ट्रू है। ए, बार्स कैन बी वर्टिकल, बार्स वर्टिकल होने चाहिए। बी, बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, बार्स हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। बोथ ए एंड बी एंड नन। कहता नीचे में से कौन सी स्टेटमेंट सिंपल बार चार्ट के लिए ट्रू है। बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, आपने कहना बिल्कुल बार वर्टिकल होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है जरूर वर्टिकल ही होने चाहिए, अगले भी ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं जी, हो सकते हैं, तो फिर कौन सी ठीक है, तो फिर ये सी। बोथ कैन बी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कैन बी वर्टिकल, कैन बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है कि जी क्वालिटेटिव डेटा हो विच इज द सूटेबल ग्राफ सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल ट्रू, कैन बी वर्टिकल ट्रू, बोथ आर ट्रू, यस बोथ आर ट्रू। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको पॉसिबली जो है वो एग्जाम में आया। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, सिंपल सी चीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अगर फर्ज करें डेटा सेट हमारे पास क्वालिटेटिव ही हो, मैंने यहां लिख दिया a bar chart is a type of chart which shows the values of different categories, मेल फीमेल की बात हो रही है, एज अ रेक्टेंगुलर बार्स, कहता बार की शक्ल में लिखते हैं विद डिफरेंट लेंथ। जाहिर है अगर जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कम और जिसकी कम होगी उसकी ऐसे। मैंने जरा एक और एग्जांपल शो की है, कहता ड्रा अ सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 5 सिटीज ऑफ द प्रोविंस पंजाब। वहां पर कुछ लोग थे मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, मुख्तलिफ सिटीज से, मैंने उनकी सिटीज का डेटा लिया, सिटीज का। किसी ने कहा मैं फैसलाबाद से हूं, ऐसे करके फैसलाबाद से हूं, किसी ने कहा मैं मुल्तान से हूं, सरगोदा से हूं, ऐसा क्वालिटेटिव कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, इसका डेटा था। मैं वो आपको डेटा तो नहीं शो कर रहा, लेकिन मैंने उसका डायरेक्ट टेबल बना दिया। टेबल बन गया ना, मेल फीमेल की बजाय अब लाहौर, वहां पर उस पूरे डेटा में लाहौर से 10,355 लोग थे, रावलपिंडी के 4,765 थे, फैसलाबाद के 3,675 थे, सरगोदा के और मुल्तान के। ये तो हो गया टेबल की फॉर्म में। मैंने डेटा आपको शो नहीं किया, मैंने कहा टेबल बना हुआ था। इसको सिंपल बार चार्ट से अगर आपने प्रेजेंट करना है तो इसमें किस चीज का डेटा रिकॉर्ड है, सिटीज का। वो आप आएंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी लिया जा सकता था, और वाई एक्सिस पर आपने ले ली पॉपुलेशन, यानी कि हाउ मेनी, कितने। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको इस टेबल से पूछूं कि सबसे कम लोग किस शहर में या उनका ताल्लुक किस सिटी से है, तो शायद आप कहते खैर सर हम आप देख के बताते हैं, गिन के या पढ़ के बताते हैं। ग्राफ सामने था, आपने फौरन कहा सरगोदा, हाँ ना। शायद उस स्टूडेंट ने टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, आपने आंसर दिया, बल्कि ये लाहौर, फिर रावलपिंडी, फिर फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा। ले, मैंने 1 सेकंड में तरतीब भी बता दी, सबसे ज्यादा किधर, सबसे कम किधर, सबसे ज्यादा किधर, ऐसे करके। तो यही एडवांटेज है ग्राफ का कि जैसे ही देखा वैसे ही पता चल गया इसमें क्या है। टेबल में फिर भी थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है जी, नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस इस तरह से। तो ये मैंने ऐसे ही एक प्रैक्टिकली सी आपको इसका एडवांटेज बताया कि देखें जी सिंपल बार चार्ट का एक क्या प्रैक्टिकल एडवांटेज है कि कितना क्विकली आप इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते। अगर डेटा सेट ऐसा हो, क्वालिटेटिव ही हो,
लेकिन हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से नोट किए हुए। क्या? एक तो हमने उन रिस्पोंडेंट की सिटी का डेटा हो कि उनका ताल्लुक किस शहर से, और साथ ही उनकी जेंडर भी नोट। सिटी की हैं 1 2 3 4 कैटेगरीज, जेंडर भी नोट है और उसकी 2। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मेल हूं, देखें 2 चीजें हो रही हैं। फैसलाबाद से फीमेल है ये, फैसलाबाद से फीमेल है ये, एंड सो ऑन। तो अब 2 चल रहे हैं ना, सिटी भी और उनकी जेंडर भी। मैंने उन दोनों को डेटा इकट्ठा किया, टेबल बना के लिख दिया। ऐसा डेटा जिसमें 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हों। सिटीज, इसका एक डेटा मेरे पास है, कितने लोग हैं, और फिर उसमें मेल और फीमेल की तादाद मैंने नोट की हुई है, मेल और फीमेल की तादाद मैंने नोट की है। अब आप उसी तरह से एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। अब यहां पर आपने मेल अलहदा से बताने हैं और फीमेल को अलहदा से बताना है, बार्स की मदद से ही बताना है, बार की मदद से। तो एक बार आप मेल के लिए बता देंगे 5385, दूसरा बार आप फीमेल के लिए बना देंगे। क्योंकि आप अपनी कॉपी पे करेंगे तो कलर तो नहीं दे सकते, ये मैंने कंप्यूटर से लिया हुआ है, तो आप जरा उसको ना ऐसे करके, अगर कॉपी पर बनाते हैं ना लोग, तो उसको ऐसे करके जरा डिफरेंट कर देते हैं। 2 बार्स बनते जाएंगे। 3 होते या कोई और चीज होती तो वो भी साथ आ जाते। ट्रांसजेंडर का डेटा, ट्रांसजेंडर भी साथ लिख देते हैं हम। लाहौर 2 बार्स, रावलपिंडी 2 बार्स, फैसलाबाद 2 बार्स, सरगोदा 2 बार्स, हर कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट 2 बार्स। इसलिए इसका वर्ड अब सिंपल नहीं लिखेंगे, बल्कि लिए वर्ड लिखेंगे मल्टीपल बार्स। ऐसा डेटा जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करना हो, हम इसके लिए जो ग्राफ यूज करते हैं, आप उसे कह सकते हो कि ये सिंपल बार चार्ट की एक्सटेंशन है, और नाम हमने रखा हुआ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर 3 हो 4 हो तो कोई बात नहीं, ऐसे बार बनते जाएंगे। मल्टीपल बार्स का मतलब सिर्फ 2 नहीं है, मल्टीपल्स हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा डेटा जिसमें हो क्वालिटेटिव, लेकिन 2 या इवन 2 से भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, तो उसके लिए जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो है मल्टीपल बार चार्ट। अब अगर मैं आपसे फर्ज कर ये पूछता हूं मल्टीपल बार चार्ट्स में, चले मैं जरा थोड़ा डिफरेंट बना देता हूं। ये फैसलाबाद है और ये लाहौर है। ये जो बार है ये मेल को प्रेजेंट कर रहा है, ये जो बार है ये फीमेल को प्रेजेंट कर रहा है। मैं कलर की बजाय मैंने इसके अंदर ही मेंशन कर दिया। अच्छा जी, लाहौर में ये मेल की तादाद है, लिटिल बिट मोर देन फैसलाबाद, और ये जरा फीमेल की तादाद है, शायद लिटिल बिट लेस देन फैसलाबाद। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल, ज़ाहिर मेल प्लस फीमेल के लिए करेंगे तो टोटल बनेगा, वो लाहौर में ज्यादा कि फैसलाबाद में? टोटल जो तादाद है मेल प्लस फीमेल करके, वो लाहौर में ज्यादा बनती है कि फैसलाबाद में? ये तो थोड़ी सी शायद ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ी सी कम भी तो है। कम से कम ग्राफ में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि आप सोचते ही रहें कि जी ये क्या है, जबकि ग्राफ तो होता है जी फास्ट फूड की तरह। तो हमें तो बड़ा टाइम लग रहा है सोचने में कि जी किसकी तादाद जो है वो इसमें ज्यादा है और किसकी तादाद जो है वो कम है। एक्चुअली ये जो ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, इसमें मेल तो प्रेजेंट हो रहे हैं, कहाँ है, फीमेल तो प्रेजेंट हो रही है, कहाँ है, लेकिन टोटल प्रेजेंट नहीं हो रहा कि कहाँ है। टोटल कहीं नहीं है यहाँ पर, ग्राफ की कोई फिगर आपको टोटल नहीं बता रही, कम से कम इस ग्राफ की नहीं बता रही। अच्छा जी, फिर क्या करना है? अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे इधर हैं मेल फीमेल,
और अगर हम इनको प्लस कर लें, इनके डेटे को कह दें, अगर प्लस करने के बाद वो जो चीज है वो भी एक मीनिंगफुल डेटा बने, मीनिंगफुल, लॉजिकली वाकई भी कोई डेटा हो, तो फिर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करने का स्टाइल भी बदलेंगे। हम कहेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है और उनको अगर आप ऐड कर लें, जैसे इनको मैं ऐड करूं तो क्या बनता है, इनको बनता ना टोटल, टोटल वाकई एक इंफॉर्मेशन तो है ना, फिर दोनों को ऐड किया तो टोटल बना, वो इसमें मिसिंग हो जाएगी। तो हमें मल्टीपल बार चार्ट्स की बजाय प्रेफरेबली नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, दैट इज कंपोनेंट, कंपोनेंट बार। तो बार चार्ट एक्चुअली 3 स्टाइल में होते हैं, सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट। कंपोनेंट बार चार्ट में सिर्फ ये करना है, जब आप एक स्टैटिस्टिक्स का बार ड्रॉ कर लें, ये वाला तकरीबन ये 5385 मेल के लिए है, तो दूसरा जो बार है वो उसके ऊपर आपने स्टैक कर देना, उसके ऊपर प्लेस कर देना है। मल्टीपल में नीचे से ही बना देते हैं, और कंपोनेंट में जब एक बार बन जाता है तो इससे ऊपर ही और रीडिंग लेंगे 4970, जहां तक पहुंचेगी हम दूसरा बार इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। और समझेंगे क्या या पढ़ेंगे क्या कि ये जो सारे का सारा है ये एक बार है जिसके 2 कंपोनेंट हैं, इसीलिए इसे कंपोनेंट बार चार्ट बोलते हैं। अब देखिए इसमें 3 इंफॉर्मेशन आ रही है, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए और ये टोटल के लिए। आगे तीनों, तीनों ही आ गए। तो कंपोनेंट बार चार्ट उस वक्त प्रेफरेबली यूज किया जाता है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हों, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उनको ऐड कर लें, यानी कि उनके डेटे को इकट्ठा कर लें, तो हम कहेंगे ये भी एक बड़ा यूजफुल मीनिंगफुल डेटा बनता है, तो ये भी ग्राफ में आना चाहिए। तो ग्राफ ही ऐसा ड्रॉ करें जिसमें ऑटोमेटिकली तीसरी चीज ही रिप्रेजेंट हो जाए, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस हमने उठा के उसके ऊपर रख दिया, हमने कहा ले जी टोटल भी आ गया और इसके अलग अलग पार्ट्स भी आ गए। अब देखिए जब क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 2 3 4 ये ओवर्स हैं, पाकिस्तान का स्कोर, इंडिया के रन्स पहले ओवर में दोनों के, दूसरे ओवर में पाकिस्तान ने 3 किए, इंडिया ने 6 किए, एंड सो ऑन। इसको प्रेजेंट करें, इधर कहता है जी ओवर लिखें, इधर रन्स लिख लें। अब हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक पाकिस्तान एक इंडिया, 2 रन्स पाकिस्तान के, ये 2 का बार, पहले ही ओवर में 5 का बार, ये इंडिया का और वो पाकिस्तान का। ठीक है, मल्टीपल बनने थे क्योंकि ये 2 चीजें आपको प्रेजेंट करनी थी। अगर एक स्टूडेंट कहे कि जी आप ऐसा करें, इसका बनाएं कंपोनेंट, ये पाकिस्तान का और इसके ऊपर इंडिया का रख दें ताकि कंपोनेंट बन जाए, देखिए बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्या ये मीनिंगफुल बनता है? मीनिंगफुल से मुराद ये है ये 5 है, ये 2 रन है, ये 7 बनते ना, टोटल 7 रन। तो क्या आप ये कहेंगे कि पहले ओवर में दोनों टीमों ने, पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके 7 स्कोर टोटल किया है? ये कोई है मीनिंगफुल? ये तो खुद सोचना है ना आपको कि जी दोनों टीमें ने मिलके 7 स्कोर किया, ये क्या नॉनसेंस चीज है? तो इसका मतलब है ये फिर मीनिंगफुल नहीं है। डोंट शो द टोटल हियर, शो द सेपरेट डेटा। तो ये नहीं कहा जा रहा कि हर डेटा जो मल्टीपल बार चार्ट पे होता है उसको कंपोनेंट में कर दे, बार ही उठा के ऊपर रखनी है। अकल क्या कहती है, अकल क्या ये साथ देती है हमारा कि इनका टोटल भी होना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक मैच की है अगर आप बात करें, टीमें खेल रही हैं और ये हो कि जी बैट्समैन जो एक ओपनर था उसने 35 रन किए, उसका जो पार्टनर था
उसने 15 रन किए। आप कहेंगे ये टोटल 50 है, तो क्या ये भी यहाँ नॉनसेंस नहीं है कि दोनों बैट्समैन ने मिलके 50 स्कोर किया है? लेकिन क्रिकेट लैंग्वेज में कहते हैं नहीं नहीं जी, ये तो बड़ा ही मीनिंगफुल है, दैट इज द पार्टनरशिप। कहते हैं ना फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप। वहां पर सेंसेबल है कि दोनों बैट्समैनों ने जो खेल रहे थे, पार्टनरशिप थे, मिलके कितना स्कोर किया जी, दोनों को टोटल कल 50 किया। इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी है और इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी, यहां ये मीनिंगफुल है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का टोटल इकट्ठा करके कह दिया पहले ओवर में टोटल 7 स्कोर किया, वो मीनिंगलेस था। तो इस तरह से हम 3 किस्म के बार जो हैं वो बनाएंगे। अब एग्जाम में फर्ज करें आपको वो ऊपर क्वेश्चन करता है कि एक अ डेटा in which we have to represent the component as well as the total of that components, which graph is useful? simple total बताता है, component नहीं बताता। multiple component जो बता देता है। सिंपल बार चार्ट टोटल बताता है, कंपोनेंट नहीं बताता। मल्टीपल बार चार्ट कंपोनेंट को तो अलग-अलग बता देता, टोटल नहीं बताता। लेकिन कंपोनेंट बार चार्ट में दोनों खूबी है, ये टोटल भी बताता और अलग-अलग भी बताता है। तो चूंकि उसने लिखा था कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि सेपरेट पोर्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और एज वेल एज टोटल भी करता है, ये करता है कंपोनेंट। बस इसी किस्म का ही कोई क्वेश्चन जो है वो आपको एमसीक्यूज में एग्जामिनर जो है पूछता है, इसलिए कि वो मजबूर है, वो ड्रॉ तो नहीं करवा सकता। ये मत समझिएगा कि आपको हर क्वेश्चन में वो करने के लिए कहेगा, वो सिर्फ आपसे पूछ ही सकता है। वो कहता स्टूडेंट को पता है तो स्टूडेंट कर भी लेगा, ठीक है ना। अगर कोई आप किसी से चीज पूछते हो कि जी ये कैसा करते हैं, आप उसे बताते हो ये ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, टीचर समझ आता है स्टूडेंट को पता कैसे करना है। वो ये तो नहीं फिर कहता अच्छा नहीं करके भी दिखाओ, मुझे बताया तो तुमने ठीक है ऐसे ही करना है लेकिन करके बताओ। हाँ, किसी और क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि ये भी जरा करके दिखाएं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो सिर्फ ये पूछता क्या करेंगे, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वो कहता ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना होता है, बता ही दो बस। हाँ जी, क्लियर हुआ ये तीनों का, सिंपल, कंपोनेंट और मल्टीपल्स। और साथ ही मैंने आपको उनके एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन भी थोड़े से एक्सप्लेन कर दिए कि पॉसिबली एग्जामिनर जो है वो आपको इस टॉपिक के रेलेवेंट किस किस किस्म के क्वेश्चन उसने पूछे भी हुए हैं, आए भी हुए हैं, और वो होपफुली आपसे पूछ सकता है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये जो नेक्स्ट डेटा है जिसे हमें प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है, ये डेटा सेट डिस्क्रीट है। याद है डिस्क्रीट नंबर में होगा लेकिन होल नंबर्स होंगे, डेसिमल्स नहीं होंगे। 3 पढ़े थे ना, एक तो पढ़ा था क्वालिटेटिव, वो क्वालिटी होगी जैसे मेल फीमेल है। एक पढ़ा था क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर्स होंगे, और उस क्वांटिटेटिव में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी कि जी कुछ डेटा सेट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ होल नंबर्स होंगे डिस्क्रीट, और कुछ डेटा सेट ऐसे होंगे जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ सकती हैं कंटिन्यूस। इस वक्त मैं डिस्क्रीट की बात, क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, पौधे, उनको कोई डिजीज आ गई, बीमारी आ गई, इन्फेक्शन हो गई, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 20 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, खेत प्लॉट, पौधे लगे हुए थे, मुख्तलिफ खेत डाइवर्ट किए हुए थे, वहां पर कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर ने लगाए हुए थे। वायरस अटैक आ गया। अब उन्होंने देखना था कि किस फील्ड में, खेत में कितने प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन आ चुकी, कितने प्लांट जो हैं वो इन्फेक्शन की वजह से डेड हो गए हैं या डैमेज हो गए। जब उसने डेटा नोट किया तो पता चला कि जो पहला फील्ड प्लॉट था वहां पर एक प्लांट जो था वो इन्फेक्शन की वजह से डेड हो गया। अगले में उसने नोट किया तो वहां 2 प्लांट, अगले में ज्यादा थे, 4 थे। फिर नेक्स्ट फील्ड में गया, वहां उसे 3 मिले। नेक्स्ट में गया, बिल्कुल सारे हेल्दी थे, नो इन्फेक्शन ऑन द प्लांट। नेक्स्ट में गया तो 1 था, नेक्स्ट में गया तो 2 था। तो इस तरह उसने 20 प्लांट को विजिट किया और हर फील्ड 20 फील्ड को विजिट किया और हर फील्ड में
कितने कितने उसको इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वो अपने कॉपी पे लिखता गया, ले आया डेटा। ये मैं वो कह रहा था कि जी डेटा बड़ी पुअर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, लिखा तो सारा कुछ ही गरीब ने, लेकिन अभी उसने कहा सर मैंने तो जरा रफ लिखा, मैं जरा सीधा करके आपको बताता हूं कि है क्या। मेरी इंटरेस्ट थी कि कितने फील्ड ऐसे थे जहां पर सारे प्लांट हेल्दी थे, यानी कि वहां पर कोई भी इंफेक्शन नहीं आई थी। वैसे तो 1 2 3 4 5 आंसर दे दिया आपने। ये 5 प्लांट में तमाम जो प्लांट्स थे वो हेल्दी थे, उनमें कोई भी इंफेक्शन नहीं थी, जो कि जीरो वहां पर इंफेक्शन थी प्लांट्स पे। फिर मेरी इंटरेस्ट है अच्छा ऐसे फील्ड जिसमें एक एक प्लांट डेड हुआ वो गिने, 1 2 3 4 5 6 आंसर कर दिया मैंने। लेकिन हर दफा मैं कहता हूं अच्छा जी डेटा में देख लूं, डेटा में डेटे को देख के बताता हूं। इस डेटे को भी हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबल बना के। उस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा ठीक नाम है। इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी वैल्यूज 10 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, 7 इधर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं 3 इधर, इसलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, के इसमें वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब आपने इस डेटे को प्रेजेंट करना है बिल्कुल पहले डेटे की तरह। आप डेटा की मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, आपने कहना इस डेटे में 0 भी आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नोट करें 4 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहां पर लिख देंगे आप नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स। और आपको याद होगा हमने कहा था कि ये एक वेरिएबल है, क्यों, एक फील्ड में कुछ और इन्फेक्टेड प्लांट्स हो सकते हैं, दूसरे में डिफरेंट हो सकते हैं, तीसरे में डिफरेंट हो सकते हैं, चौथे में डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए डेटे को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। मिनिमम वैल्यू जो इस डेटे में आएगी वो 0। अब 0 के बाद अगर ये नंबर ऑफ प्लांट्स की बात हो रही है, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है, डेसिमल में नहीं हो सकती ना। आप वैसे तो नंबर मैथ्स में 0 के बाद 0.1 भी आता है, 0.2 0.3 0.4 0.111 ऐसे बेशुमार आते हैं, अनकाउंटेबल आते हैं। लेकिन हमें पता है जिस चीज का डेटा हम नोट कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू वो 1 नहीं हो सकती, तो मैंने 1 लिख लिया। नेक्स्ट पॉसिबली क्या आ सकता है 1 के बाद, अगर वो प्लांट्स 2 3 4 इसके बाद भी हो सकते हैं लेकिन है ही नहीं, तो आपने कहना है जी मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी सारी लिख दी मैंने, सब लिख दी। अब आपने काउंट करके लिखना है, काउंट करके कि इनमें 0 1 2 3 और 4 वाले कितने हैं। अब देखिए पहले आप सारा डेटा पढ़ेंगे और 0 वाले काउंट करके इसके अगेंस्ट 5 लिख देंगे, बिल्कुल सही है। सारा डेटा पढ़ेंगे आप, फिर दोबारा डेटा पढ़ेंगे यहां से और 1 वाले लिखेंगे, 2 दफा पढ़ लिया डेटा। फिर 2 काउंट करने के लिए फिर डेटे को स्टार्ट करेंगे और यहां लिखेंगे। फिर 3 के लिए दोबारा डेटा पढ़ेंगे और 4 के लिए दोबारा डेटा पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 आपने ये डेटा 5 दफा रीड किया, ऐसा ही है ना। एक वैल्यू को देखने के लिए पहले 0 पढ़ने के लिए, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 5 दफा आपने डेटे से गो थ्रू हुए। ये तो सिर्फ 20 वैल्यूज का डेटा है, अगर ये 200 वैल्यू का डेटा होता तो 3-4 मिनट लगने थे एक दफा पढ़ने के लिए और आपको पढ़ना था 5 दफा, ऐसा ही है ना। इसका सिंपल वे ये है कि बजाय इसके कि हम एक एक वैल्यू को पढ़ें, हम ये 5 वैल्यूज इकट्ठी पढ़ते जाएंगे, साइमल्टेनियसली 5 वैल्यू पढ़ते जाएंगे, बजाय इसके कि एक एक वैल्यू को पहले सिर्फ 0 वाली पढ़े वो कितने हैं, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 फिर 4, अब इकट्ठी 5 वैल्यू पढ़ते जाए कि 0 1 2 3 4, और आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा सिर्फ एक दफा, क्योंकि आपने 5 वैल्यूज इकट्ठी पढ़ते जाना है
तो एक दफा डेटा पढ़ना पड़ेगा। और वो कैसे पढ़नी है? पढ़नी आपको कुछ इस तरह से है, आप इधर लगा लेंगे 0 1 2 3 4 जो कि आपने मार्क कर दिया। एक वर्टिकल लाइन, छोटी सी वर्टिकल लाइन, इसे हम टैली बोलते हैं। टैली, TALLY, टैली, टैली मार्क। आप एक टैली मार्क करते जाएं। पहली रीडिंग पड़ी 1, ये आ रहा है 1, आप इसके अगेंस्ट में एक टैली लगा लें, छोटी सी लाइन लगा लें, और इसका मतलब होगा एक ऑब्जर्वेशन 1 है। फिर आगे 2, एक टैली लगा दी, फिर 4 टैली, फिर आ गया 3, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1, देन 2, एक और टैली आ गई, 3, एक और टैली आ गई, 1, अगेन 1, अगेन 0, 1 0 2 3 0 0। ये क्या किया मैंने? काट दिया। एक ट्रेडिशन है कि जब 4 टैलीस हो जाएं और 5वीं टैली यहां लगाने की बजाय आप इसको क्रॉस में करेंगे, यहां नहीं लगाएंगे। मेक अ पैकेट ऑफ 5 टैलीस, ऐसा कह लें। शुरू से ट्रेडिशनली ऐसे चल रहा है। वो इसलिए कि बाद में ना आपने इन टैलीस को काउंट करना है कि कितनी बन गई हैं। ये दोनों ही 10 है। ये पढ़ना आसान है, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। भैया आपको ईज चाहिए ना। देखें, आपको डेटा सिर्फ एक ही दफा नहीं पढ़ना पड़ेगा, 1 टाइम ओनली। पढ़ते जाएं, चारों पांचों वैल्यू आप साइमल्टेनियसली पढ़ते गए, जो वैल्यू आती गई उसके अगेंस्ट एक लाइन लगाते गए। जब 4 टैलीस यानी कि 4 वैल्यूज पूरी हुई, 5वीं आ गई, क्रॉस द फर्स्ट 4 टैलीस, मेक अ पैकेट ऑफ 5 टैलीस। गिनना आसान हो गया। तो मैंने ये वैल्यूज मार्क की हुई हैं और देन अगेन टैली कॉलम। अब आपको पता ये टैली मैंने कैसे लगाई है। फायदा, डेटा, यू हैव टू रीड द डेटा ओनली वंस, नॉट 5 टाइम्स, जस्ट वंस। इसके बाद आप इसको गिन देंगे, टैलीज को गिन देंगे और अगले कॉलम में लिख देंगे। आ गया ना फ्रीक्वेंसी कॉलम। ये बनाना जरूरी नहीं है, ना स्टूडेंट बनाए, लेकिन उसका काम 5 गुना बढ़ जाएगा। 5 दफा डेटा पढ़ना पड़ेगा। एक क्या करता है, जैसे आपने देखा, मैं पढ़ता गया, जल्दी जल्दी लाइनें लगाता गया, शायद 1-1.5 मिनट में मैंने सारा डेटा प्लेस कर दिया। इसके बाद गिन के लगा दें इसके आगे। 5 फील्ड में उन्हें कोई भी इंफेक्शन नहीं मिले, सारे प्लांट हेल्थ। 6 फील्ड में 6 फील्ड ऐसे थे जहां एक प्लांट्स के ऊपर इंफेक्शन थी। 4 फील्ड ऐसे थे जहां 2 प्लांट डेड हो चुके थे। 4 फील्ड ऐसे थे जहां 3 प्लांट डेड हो चुके थे। एक फील्ड ऐसा था जिसमें 4 प्लांट्स इंफेक्शन की वजह से डेड हो चुके थे। टोटल 20 फील्ड है। सारा पिक्चर टीचर को भी क्लियर है कि अच्छा जी इन्फेक्शन ने कितने कितने प्लांट हर फील्ड में डेड किए हैं, बड़ा उसको ट्रूली चीज नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन शायद इतनी उसे क्लियर नजर नहीं आ रही थी कि कितने फील्ड में कितनी कितनी इन्फेक्शन है, और इसमें उसे शायद बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि किस फील्ड में कितनी कितनी इन्फेक्शन आ रही है। अब काम आसान है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़े, फ्रीक्वेंसी ओवर द टोटल इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5/20, 6/20, 4/20, 4/20 और 1/20. Sum of the frequency, relative frequency is always equal to 1. अगर पूरे फील्ड में एक फील्ड होता तो एक में से 0.25 फील्ड, एक में से 0.3, एक में से 0.2, नॉनसेंस है ना? लगता तो है नॉनसेंस है, क्या करें, 100 से जरूर देकर परसेंटेज बना लें। फिर 25% फील्ड में कोई भी इंफेक्शन नहीं थी। 30% फील्ड में एक प्लांट डेड हो चुका था। 20% में 2 प्लांट डेड हो चुके थे। 20% में 3 और 5% में 4 इंफेक्शन प्लांट्स थे। बड़ा एक आपको डेटा की एक बड़ी क्लियर पिक्चर आपको आती है। अब वो आपको पूछ सकता है कि जी मैं अगेन वही प्रॉब्लम कि जी
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या कैसे फलां की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दें, फलां की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बता दें। सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1, सम ऑफ द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 100, 100 में से। ठीक है ना जी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो ठीक है जी। इसका ग्राफ, इसका डिस्क्रीट डेटे का ग्राफ, ग्राफ भी तो साथ साथ पढ़ रहे हैं, दो चीजें पढ़ रहे हैं, टेबल बनाते हैं फिर ग्राफ भी बना देते हैं। सेम डिस्क्रीट डेटा सेट हो, उसका भी अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट है ना ये, सिंपल बार चार्ट। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड आइटम्स प्लांट्स हैं और वाई एक्सिस पर आगे फ्रीक्वेंसी 5 6 4 4 1। इसकी अगेन ये जो हाइट है, डेप्थ विड्थ है, ये तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से रख लें। लेकिन जो हाइट है वो जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी आपने प्रेजेंट करनी है, लाइक 5 6 4 4 1, 5 6 4 4 1। तो डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए भी जो अप्रोप्रिएट ग्राफ है वो है सिंपल बार चार्ट, क्वालिटेटिव के लिए भी और डिस्क्रीट के लिए भी। एक और ग्राफ की टाइप है, ग्राफ की टाइप वो समझ लें कि कंपोनेंट बार चार्ट भी ड्रॉ किया जा सकता था और पाई डायग्राम भी उसके लिए, पाई चार्ट भी उसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जिन सिचुएशन में आप कंपोनेंट बार चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं सिचुएशन में पाई चार्ट भी ड्रॉ किया जा सकता है। एग्जाम में आपको शायद वो ये नहीं पूछता कि जी यहाँ कोई बेनिफिट बताए, होता ना एग्जाम में क्वेश्चन आता, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस। एमसीक्यूज में तो नहीं ना आएंगे आपको, इसलिए पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर जो पॉसिबली एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं वो फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये क्या है। A pie chart is a type of graph in which a circle, daira, circle is divided into sectors. इसे मैं सेक्टर बोल, ये एक सेक्टर है, ये एक और सेक्टर है, ये एक और सेक्टर है। Is divided into sectors that each represent a portion, कंपोनेंट को कहते हैं, of the whole। समझ लें ये होल है और उसके 4 सेक्टर या जितना भी आपने कंपोनेंट बनाने हैं, जैसे ये 1 2 3 और 4 है। उसमें क्या होता था, उसमें आप एक बार बनाने के बाद कहते थे ये एक, ये दूसरी चीज रिप्रेजेंट हो रही है, ये तीसरी और ये चौथी, क्योंकि 4 थे ना, 1 2 3 4 कंपोनेंट भी बनाया जा सकता था। ये आ जाएगा टोटल और ये 4 कंपोनेंट। इसी चीज को अगर आप सर्कल में प्रेजेंट करें तो इसका नाम है पाई चार्ट, पाई। पहले ये बना लें एक दफा, फिर बाकी पॉसिबली क्या क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट वो देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द यूज ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर का नाम है ना, ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स हैं और वहां पर खाद, यूरिया खाद इस्तेमाल की जा रही है। मुख्तलिफ होते हैं यूरिया और बाकी सारा कुछ। प्लांट्स लगाया करें यार, प्लांट्स, पौधे, मैं तो बड़े शौक से लगाता हूं, आप भी लगाया करें। यूरिया खाद छोड़ें, कभी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों के लिए क्या जरूरी है, तो बीच में कभी डिस्कशन होगी तो ये भी आपको बताया जाएगा। बहरहाल पौधे लगाया करें। आजकल अच्छा सीजन है, बल्कि आजकल तो सीजन खत्म हो गया मानसून का। मैंने लगाए पौधे, बिल्कुल। मैंने
100 पौधे लगाए। पता नहीं आपने कितने लगाए, जगह नहीं थी। एक कॉलेज से मैंने राब्ता किया, मेरे घर के पास था। मैं कहा जी मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। बड़े खुश हुए, कितने पैसे? मैं कहा जी ये इतने पैसे हैं, आपको मैं 5 टन एसी की कूलिंग देना चाहूँ। बड़े खुश हुए, एक बहुत बड़ा प्लांट है। मैं कहा जी बहुत बड़ा प्लांट है। वो बड़े खुश हुए। वो जो प्रिंसिपल था वो मेरा सीनियर था, कहता जी इतने पैसे आ गए बैच में? कहा बहुत पैसे हैं मेरे पास। बड़े खुश हुए जी एसी प्लांट आ रहे हैं। अगले दिन मैंने 100 पौधे भेज दिए। वो फोन आया कि जी ये क्या किया आपने? मैं कहा जी एसी प्लांट। कहते ये कैसे एसी प्लांट है? मैं कहा जी ये पौधा अगर पूरी नीम के भेजे थे। मैं कहा मैं आपको रिसर्च भेजता हूँ कि अगर नीम का पौधा 2 या 3 साल का हो जाता है तो आपको इतनी ठंडक या कूलिंग देता है जो 3 टन का एसी आपको प्रोवाइड करता है। मैं कहा दे लें सिर्फ 100 प्लांट को। वो हंसने लग पड़ा, कहता ये ठीक है। तो फिर हम मैंने उस बाउंड्री वॉल के साथ साथ मैंने प्लांट्स उनको गिफ्ट किए, बड़े बड़े सस्ते से। 60-70 रुपए का एक प्लांट होगा। सदका जारिया भी हो गया, मेरे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन भी हो गई, और उस कॉलेज के बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट भी हो गया। फिर मैंने जो मेरे घर के करीब जहां मेरे बुजुर्ग दफन है वहां पर मैंने कब्रिस्तान में भी प्लांट्स लगा दिए। वहां मैंने फ्रूट के लगा दिए, ये किन्नू वगैरह के, नींबू वगैरह के। तो मुझे कोई हंस के कहता है यार ये तुम्हारे बुजुर्ग उठ के खाया करेंगे। मैंने कहा ये मेरे बुजुर्गों का सदका होगा जब लोग बच्चे इससे फल तोड़ के खाएंगे। मैंने तो नहीं ले जाने घर। फल लगा दिए मैंने, दरख्त लगा दिए फलों के, किन्नू के, उसके जामन के, अमरूद के। मैं कहा जो भी बच्चा इधर से तोड़ के खाएगा वो मेरे बुजुर्गों का सदका होगा। मैंने पढ़ा था सदका जारिया। तो ये बड़ी छोटी सी एफर्ट होती है, हम सोचते नहीं है। वो महज 60-60 रुपए का आया था, क्योंकि मैंने बल्क खरीदे थे तो मुझे इतने का ही पड़ा। तो मैंने कोई इस दफा कोई अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन कोई हम मेरे बच्चे भी तो ये पिज्जा खाए या ये बर्गर खाएं और इस तरह से करे तो एक दफा वो 2-2.5-3 हजार रुपए खर्च कर देते हैं ना, और कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है ये पिज्जा बर्गर और ये चीजों का। इतने के पैसे लगा के मैंने 100 प्लांट दे दिए। ठीक है ना? तो आप भी कोशिश बच्चों किया करो, अपने हिस्से का प्लांट सोच लो अपने इलाके में, या आपकी जैसे मैंने कॉलेज की जगह आइडेंटिफाई की, उसको और भी बहुत सारी जगह है। मैंने अब यही डिसाइड किया जब भी सीजन आएगा मैं उनको 60-70 प्लांट दे दिया करूंगा। माली उनके पास है, पानी उनके पास है, मेरी बस एक दफा इन्वेस्टमेंट, नेकी की इन्वेस्टमेंट मेरी एक दफा, बाकी मुझे सवाब मिलता जाएगा जब तक वो प्लांट लगते जाएंगे। ठीक है ना? तो आप भी कोशिश करें जी। तो क्रॉप्स, वीट क्रॉप के ऊपर कितनी टोटल फर्टिलाइजर यूज हुई? 75,000 ऑफ केजी, 1000 of kg है। मैंने वो नहीं लिखा। ये इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट का डेटा था उनके ऑफिसर की टेबल पे एक रिपोर्ट गई है कि जी जो हमारे पास वीट की जो क्रॉप थी उस पर इतना यूरिया यूज हो रहा है। शुगर केन, गन्ने 80, मेज मकई 30, लिंटर्स दालें वगैरह 15। ये सारा ऑल टुगेदर उस ऑफिसर की रिपोर्ट पे डेटा था कि किस क्रॉप के ऊपर कितनी यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो यूज हो रही है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें एक सर्कल बना लेना है और उसके 1 2 3 4 सेक्टर कर देने हैं। सर्कल बना देना है और उस सर्कल के आपको 4 सेक्टर जो है वो कर देना। मैंने सर्कल बना दिया। एग्जाम में पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था तो ऑलमोस्ट हर दूसरी अटेम्प्ट में आ ही जाता था। अब इस सर्कल की मैंने डिवीजन करनी है 4 हिस्सों में, यानी कि 4 सेक्टर बनाने हैं, एक मेज का, एक शुगर केन का, लिंटल्स का और व्हीट का। जितना बड़ा डेटा होगा उसका सेक्टर जाहिर है उतना बड़ा होगा। सबसे छोटा सेक्टर इसका बनना है 15 का, बाकी 75 का, 80 का, सबसे बड़ा इसका, लिटिल बिट कम इसका और उससे कम, और सबसे छोटा सेक्टर इसका सेक्टर। अब सर्कल की जो डिवीजन होती है वो एंगल से होती है, बार की डिवीजन नंबर से होती है ना। वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। 75 कहां आता है, 30 कहां आता है, 15 कहां आता है, ये इशू नहीं था। अब बात आ गई सर्कल की। सर्कल में तो एंगल लगाने हैं। एंगल आपको पता है, यहां से अगर आप मेजर करना स्टार्ट करें तो यहां तक तकरीबन 90 हो जाता है, यहां तक पहुंचेंगे तो 180, ये 270 और 360, ऐसे ही है ना, टोटल 360। इसके सेक्टर बनाने मैंने,
अब इसका एंगल सेक्टर कैसे बनाना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। वो ऐसे एक डेटा दे देता है और आपसे क्वेश्चन करता है, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डेटा इन पाई डायग्राम व्हाट इज द एंगल सेक्टर ऑफ मेस। बस एक पूछता है, वो कहता है जी अगर आप मेस को इस पाई डायग्राम में रखेंगे तो मेस का एंगल कितना बनाएंगे, 30 डिग्री। नहीं, 30 डिग्री नहीं बनाएंगे, ये डिग्री नहीं है, हमने अब इसका एंगल सेक्टर इन डिग्रीज बताना है। ये है उसका फॉर्मूला, एंगल सेक्टर ऑफ डिग्री बनाने का फॉर्मूला। कैसे आप एंगल सेक्टर बनाओगे, क्या करेंगे, इस 75 को 200 जो कि टोटल है, टोटल 200 सबको ऐड किया 200। आप क्या करेंगे, एंगल सेक्टर बनाने के लिए 75 ओवर 200 कर दिया। अब कुछ बच्चे समझ रहे हैं ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या आउट ऑफ 1 कर लिया। अगर इस पूरे सर्कल में 1 डिग्री होती, ऐसा कह ले, तो वीट को इतने डिग्री एंगल मिलना था। अगर पूरे सेक्टर इसमें 1 डिग्री की डिस्ट्रीब्यूशन करते तो उसे 75/200 डिग्री, जितना भी उसका आंसर आता, अगर हम इसको कैलकुलेटर से कर लें 75 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 0.375 डिग्री बनती है। 0.375 डिग्री वीट का एंगल बनना था अगर सर्कल का, पूरा सर्कल का एंगल 1 डिग्री होता, आउट ऑफ 1। लेकिन आपके नहीं जी नहीं, 360 होते हैं डिग्री, ठीक है जी, फिर 135 बनता है। तो 135 डिग्री का जो एंगल है वो वीट के। अब ये एग्जाम में इस तरह से आया कि जी वीट का एंगल डिग्री क्या होगा, 75 over 200, it is out of 1, multiply the 360, it becomes out of 360 डिग्री। 135 डिग्री का एंगल सेक्टर वीट का बनता है, 135 डिग्री का। सिमिलरली शुगर केन, अगेन वही एक्सरसाइज, 80/200, this becomes out of 1, now out of 360। 54/200, angle of a sector of mace out of 1 degree, now it's share out of 360 degree, 54। and similarly for dentals it is 27 degree। मैंने हर एंगल सेक्टर की डिग्री कैलकुलेट कर दी। कैसे, पार्ट ओवर होल विच इज आउट ऑफ 1 मल्टीप्लाई 360 विच इज आउट ऑफ 360 डिग्री एंगल। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आया, उसने ऐसे देने के बाद ऐसे ही मेज की एंगल डिग्री पूछ रही, आंसर इज 54। और एक दफा उसने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री एंगल बिटवीन, ऐसे ही शुगर केन एंड मेज, कहता जी उनका एंगल डिफरेंस कितना होगा, दोनों के अलग-अलग एंगल निकाल लें और उनका एंगल डिफरेंस बता दें, देखिए इतना उनका एंगल डिफरेंस होगा आपस में। इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो आपको पाई डायग्राम के रेलेवेंट एग्जाम में पूछ भी रहा है और आए भी हुए। अब जरा ड्रॉ करना, वैसे तो ड्रॉ करना मैंने बोल दिया एग्जाम में आपको तो कम से कम नहीं आएगा, लेकिन किसी को आप फर्ज करें पढ़ा रहे हैं, रफली किसी को बताना है, या आपको किसी जगह पर ऐसे जरूरत पड़ गई या रफ सा स्केच देने की, तो आप अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आती है। अब अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करने के लिए ये 90 है, ये 180 है, 90 डिग्री का फर्क है यहां से लेके और यहां तक। आप ना अंदाजन 10-10 डिग्री के कट लगा 9 कट लग गए, 10 क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे ना। अंदाजन मैं लफ्ज बोल रहा हूं, गैस वर्क के तौर पे आप लगा लें। अब आपको क्या करना है, 135 डिग्री यहां प्रेजेंट करना है, 135 ये हो गया 90, ऐसे ही है ना, 100 10 20 30 ये बनता 30%। 135 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ कर दिया, 135 डिग्री का राउंड अबाउट आपने एंगल ड्रॉ कर दिया, जो कि वीट का सेक्टर आ गया आपके पास 135 डिग्री। अब आपने
इससे आगे चलना है, 144 और जाना है, इससे आगे 144 डिग्री और जाना है। इसका एक सिंपल वे ये है कि आप क्यूमुलेटिव एंगल बना लें। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, एड अप करना। पहला एंगल आप ऐसे लिख लें 135। अब जब आप अगला एंगल क्यूमुलेट करेंगे, इसका मतलब होगा कि आप ये दोनों एंगल इकट्ठे कर लें, क्यूमुलेट कर लें। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये बनता है 279। और इसके मीनिंग अब क्या है कि अगर आप यहीं से स्टार्ट ले लें दोबारा, ये तो हो गया 135, आप कहेंगे इसमें 144 और जमा करें, कहां पहुंचेंगे हम? 279। ये अगर 270 है तो ये अराउंड अबाउट 279 है। कहता जी आप अगर 279 पर पहुंचेंगे तो बेसिकली आप 135 डिग्री से मजीद 144 डिग्री और मूव कर चुके होंगे शुगर के। अब कहें जी इसके बाद 54 डिग्री और आगे जाना है, कहां तक पहुंचेंगे? तो 54 डिग्री और आगे जा चुके होंगे, आप कहीं 333 पर पहुंच जाए तकरीबन। मैंने रफली लगा दिया ना मेज। 333 से 27 डिग्री और जाएंगे यानी कि 360 पर पहुंचेंगे तो आप पूरा एंगल बनाएंगे, वो पहुंच गए। ले जी चारों एंगल सेक्टर लगा दिए। कैसे? आप सिंपल सी बात है, मैं आपको कहता हूं आप लूडो खेल रहे हो, आप 6 पर खड़े हो, मैं कहता हूं 3 आ गए, आपको कहां पर पहुंचोगे? आप कहते हैं 9 पर। ऐसा नहीं है, इस 6 में 3 जमा कर दिया ना, 9 के बाद 5 आ गए, आपने कहा जी 14 पे चले जाए, फिर 9 में 5 जमा गए 14 पर पहुंच गए। यही मैं कर रहा हूं। ये जी 135 डिग्री तक पहुंच गए, 144 डिग्री और आगे जाना है, मैंने कहा 279 पे चले जाओ, 279 पर पहुंच गए, 54 डिग्री और आगे जाना है, 333 पे चले जाओ, 333 पर है, 27 डिग्री और आगे जाना है, पूरे हो गए 360। प्रेजेंट हो गया पाई डायग्राम, एक सर्कल। वीट और शुगर केन मोस्टली यूरिया फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, लिंटल बहुत कम यूज कर रही है, बहुत कम, क्योंकि उसका सेक्टर एंगल आपको बता रहा है कि बहुत ही स्मॉल इन साइज है और लिटिल बिट ग्रेटर देन जो है वो मेज है, बट मोस्टली वीट और शुगर केन, और शुगर केन भी लिटिल बिट मोर देन वीट। सारा मैंने पढ़ दिया सर्कल में से। और ये जो सर्कल है जिसमें आप समझ लें पूरा सर्कल एक टोटल है और इसके जो डिफरेंट पोर्शन है, कंपोनेंट्स कह दें, वो इसके हिस्से हैं, यानी कि टोटल में इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, इसकी कितनी है। आल्दो कंपोनेंट बार चार्ट भी इसके लिए अप्रोप्रिएट ही है, लेकिन कंपोनेंट बार चार्ट में ना हम कंपोनेंट तो बनाते हैं, जैसे अगर कंपोनेंट बनाएंगे तो 4 बनेंगे ना इसके, उसके कंपोनेंट इस तरह के, ये 2 बने ना 4 बनेंगे, लेकिन कंपोनेंट बार चार्ट में हम इसका इनके साथ भी तो कंपैरिजन करते हैं ना, हर एक के उतने उतने कंपोनेंट्स के साथ। पर यहां पर मेरे पास कंपोनेंट तो हैं, लेकिन मैंने उस तरह का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना। अगर ये यूरिया फर्टिलाइजर का यूज है तो हो सकता है डीएपी होती, एनपीके होती, फर्टिलाइजर के नाम है ना, यूरिया हर क्रॉप में यूज होनी है, इनके भी कंपैरिजन, फिर शायद मैं कंपोनेंट पे जाता, लेकिन मेरे पास कंपोनेंट तो हैं, लेकिन इन कंपोनेंट का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं है, बस टोटल के साथ ही है। तो दैट्स व्हाई पाई डायग्राम ज्यादा सूट करेगी। बट एग्जाम में मैंने बोल दिया ना कि मैं तो आपको जरा थोड़ी ज्यादा समझ लें एक डिटेल, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हम क्यों ये करते हैं। लेकिन एग्जाम में जो पाई डायग्राम के रेलेवेंट है वो समटाइम्स सिर्फ बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि विच ग्राफ यूज अ सर्कल फॉर टू रिप्रेजेंट पाई डायग्राम। ये पढ़ा ही नहीं तो पता ही नहीं, पढ़ा है तो पता है कि पाई डायग्राम में हम सर्कल को यूज करते हैं
अपना जो डेटा सेट है उसको प्रेजेंट करने के बार डायग्राम में बार यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये जो पाई डायग्राम है, अगर मैं आपको क्रिकेट की जानिब ले जाऊं, वहां पर कभी कभी इस तरह का ना ग्राफ आपको वो दिखा रहे होते हैं, ऐसे करके वहां पर लिखा होता है कुछ इस तरह से, ऐसे करके ये होता है बैट्समैन की परफॉर्मेंस। उसने 100 रन किए हुए, लाइक सेंचुरी कर ली उसने, आपको वो बताना चाहते हैं कि इस बैट्समैन ने कितना स्कोर किस पोर्शन में किया। होता ना ऑफ साइड, लेग साइड, स्ट्रेट, बैक, जो भी है। मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा है, जो थोड़ी सी क्रिकेटिंग सेंस रखते हैं वो फौरन समझ आते हैं कि अच्छा यार ये इस साइड पे ये बैट्समैन स्ट्रांग है, ये साइड उसकी फेवरेट शॉट्स हैं, यहाँ पर वो वीक है। तो बजाय इसके कि वो नंबर पढ़ते रहे या बताना उसको नहीं समझ आ रही थी कि कैसे बताऊं कमेंटेटर को, वो एक व्हील की तरह दिखा देता है आपको और आपको कहता है ये सर्कल पूरा टोटल रन बैट्समैन के, और हर जो पोर्शन में कितने कितने रन है वो उसके अंदर वो इंडिकेट कर देता है इसी कॉन्सेप्ट के साथ। जिस साइड पर उसके ज्यादा रन होंगे उसका एंगल सेक्टर ज्यादा होगा, जहां कम होंगे उसका एंगल सेक्टर कम होगा, ऐसे ही है ना। तो पाई डायग्राम जी। तो आज हमने एक तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव और डिस्क्रीट डेटा को टेबल्स की मदद से देखा कैसे प्रेजेंट करते हैं, और फिर इनके कौन कौन से ग्राफ जो हैं इन सिचुएशन में हम ड्रॉ करते हैं, और साथ डिस्कस किया कि एग्जाम के रेलेवेंट इन ग्राफ से पॉसिबली क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आए। अब जब मैं बात करता हूं ना पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो क्या वो जो आई कैप पेपर लेता है एमसीक्यू, जाहिर है आपके एमसीक्यूज ही होने, पास्ट पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जहां से मुझे पता चला है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए? तो बिल्कुल नहीं। आई कैप अपने पेपर जो लेता है आपसे वो उसके लिए सीक्रेट है, और वो समझता भी यही है कि ये क्वेश्चन जो हैं ये हमारे सीक्रेट है, ये किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये उसकी थिंकिंग है, जिसकी बेस पे वो उसने जो क्वेश्चन बैंक बनाया, वो बैंक में पैसे होते हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होते हैं, उसने कोई 2, 4, 5, 6 हजार कितने क्वेश्चन बना सकता है। इसी ग्राफ को अगर मैं ले लूं तो कितने डिफरेंट क्वेश्चन एक ही ग्राफ पर बन सकते हैं, हार्डली 2 या 3। तो हर दफा वो नए तो नहीं क्वेश्चन बनाता, ना ही बनाए जा सकते हैं, वो वही क्वेश्चन रिपीट करता है। इस साल जो बच्चों को आए होंगे डिफरेंट क्वेश्चन, अगले साल कोई दोबारा आते हैं, कोई दोबारा आते हैं, बार बार आते हैं, क्योंकि हर दफा तो नहीं नए क्वेश्चन बना सकता, ना ही बनाता है वो। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब वो पेपर देने जाते हैं, अलाउ तो नहीं होता उनको, लेकिन वो किसी ना किसी तरह ना, जैसे उनको रफ शीट दी, रफ शीट के ऊपर लिख लिया, एग्जामिनर इन्विजिलेटर तो ज़ाहिर 2, 4, 6 ही होंगे ना, जरा उधर को गया फाड़ के जेब में डाल दिया, पेपर खत्म हुआ, चलो भी चलो निकल जाओ निकल जाओ, बस वो रख के जेब में ले आए, ठीक है ना। बाहर आके वो नेट पे दे देते हैं कि जी ये हमारे, इसे फीडबैक लफ्ज बोलते हैं, फीडबैक क्वेश्चन, कि जी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। अब वो हो सकता है अगला ग्रुप जो पेपर देने जाए उनमें से बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं, ठीक हो गया ना। इसी तरह से मुझे भी स्टूडेंट आके कहते हैं वर्बली कि सर वो, मतलब मैं इसीलिए आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं बोलता, हाँ मुझे पता होती है, लेकिन आगे बस इतना ही बता देते हैं, स्टूडेंट आए, हाँ भी पेपर कैसा हुआ सर, ठीक हो गया। एक सर वो पाई डायग्राम का आया था, उसने डेटा दे के पूछा था कि इसका जरा एंगल सेक्टर बता, बस इतना ही बता देते हैं, मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एक कहता जी मुझे सिंपल बार चार्ट का आया था कि जी इसमें बार जो है हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, कुछ इस तरह के, और उसी बेस पे ही मैं आपको बोल देता हूँ कि जी पिछली दफा हमारे स्टूडेंट गए थे तो ये क्वेश्चन आया था इस टॉपिक के रेलेवेंट, इस टॉपिक के रेलेवेंट, तो इस बेस पर मैं आपको एक्चुअली बोल रहा होता हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जितने भी मैंने तो नहीं बहरहाल इसकी एफर्ट की, लेकिन लाहौर का एक टीचर जरूर है, उसने इसको ने इसी स्टूडेंट से क्वेश्चन ले लेके ना एक बुक फॉर्म बना दी उसने, तकरीबन उसमें 1500 क्वेश्चन है, 1500 एक बुक फॉर्म में उसने
इसको इसको लिख दिया। मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, उसने जरा एफर्ट की, उसने स्टूडेंट से पूछा, वो पेपर स्लिप्स पे ज़ाहिर क्वेश्चन थे, उसने वो उसको टाइप कर दिया। वो मैं कयूम साहब को कहता हूँ कि वो आपको बुक प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो बुक गारंटी नहीं है कि जी वो कर लेंगे और पास हो जाएंगे, गारंटी लफ्ज नहीं है। हाँ कर लेंगे, बहुत चांस है कि उसी तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो चेंज भी करेगा तो लिटिल बिट चेंज करेगा, पास हो जाएंगे। बट तरीका कार यही है, आप ये लेक्चर मेरे अटेंटिवली देखें और अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि क्या हम प्रिपेयर एनफ हैं। आप उस बुक को तो खोल के देखें, आप उस बुक को खोल के देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको मैं बुक कहता हूं कि वो जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है ना। वो आपको बुक जो है वो आई कैप की सॉरी वो जो एमसीक्यू टाइप बुक है, दाऊद शाहिद उसका ऑथर है, यानी कि टीचर है लाहौर का, वो भी टीचिंग क्यूटी ही कोर्स टीच करता है। उसने वो सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं, आपको सॉफ्ट फॉर्म में वो बुक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस बुक को देखेंगे, बिल्कुल मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा कि आपने इस क्वेश्चन से लेके फिलहाल इस क्वेश्चन तक करने हैं, और फिर जो भी उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगे वो आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है जी। तो मैं बुक जो है वो आपको मैं सेंड करवा देता हूँ। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।